ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच समन्वय भी स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं कर सकता। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वीडियो प्लेयर, वेब ब्राउज़र, कैलकुलेटर आदि पहले से ही बने होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य: कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना। बी, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करना। सी, कंप्यूटर संसाधनों पर का नियंत्रण तथा बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। ई, कंप्यूटर और फाइल प्रबंधन करना तथा मेमोरी और स्टोरेज डिस्क के बीच डाटा का आदान प्रदान करना। एफ, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करना। जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा डाटा को अवैध प्रयोग से सुरक्षित रखना तथा इसकी चेतावनी देना। कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं: MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। दूसरा, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95, 98, 2000। मिलेनियम XP, मिलेनियम XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10। यूनिक्स, लिनक्स, जेनिक्स। गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन के लिए। लिनक्स विंडोज़ के समान एक शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुफ्त उपलब्ध है, जबकि विंडोज़ के लिए शुल्क चुकाना पड़ता है। इसके बावजूद लिनक्स का प्रचलन सीमित है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार: पहला बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा, मल्टी शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा, रियल टाइम सिस्टम। पांचवा, एकल ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एक ही प्रकृति के कार्यों को एक बैच के रूप में संगठित कर समूह में क्रियान्वित किया जाता है। इसके लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम का लाभ यह है कि प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं, अतः समय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु इसमें उपयोगकर्ता तथा प्रोग्राम के बीच क्रियान्वयन के दौरान कोई अंतर संबंध नहीं रहता तथा परिणाम प्राप्त करने में समय अधिक लगता है। मध्यवर्ती परिणामों पर उपयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं रहता। उपयोग: इस सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सांख्यिकी विश्लेषण, बिल प्रिंट करना, सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बिल प्रिंट करना, पेरोल बनाना। दूसरा, मल्टीमीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्यों को संपादित किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए किसी एक प्रकार के क्रियान्वयन के बाद जब उसका प्रिंट लिया जा रहा होता है, प्रोसेसर खाली बैठने के स्थान पर दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन आरंभ कर देता है। इसमें प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे क्रियान्वयन में लगने वाला कुल समय कम हो जाता है तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग भी संभव हो पाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर कई प्रोग्रामों को एक साथ क्रियान्वित नहीं करता, बल्कि एक समय में एक ही निर्देश को संपादित करता है। एक निर्देश संपादित होने के बाद ही मेन मेमोरी में स्थित दूसरे कार्य के निर्देश को संपादित किया जाता है। इसके लिए विशेष हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसमें कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि मुख्य मेमोरी का कुछ हिस्सा प्रत्येक प्रोग्राम के लिए आवंटित किया जा सके। इसमें प्रोग्राम का क्रियान्वयन का क्रम तथा वरीयता निर्धारित करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तीसरा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई उपयोगकर्ता, जिन्हें टर्मिनल भी कहते हैं, इंटरएक्टिव मोड में कार्य करते हैं, जिसमें प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद प्राप्त परिणाम को तुरंत दर्शाया जाता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता को संसाधनों के साझा उपयोग के लिए कुछ समय दिया जाता है, जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में मुख्य तौर पर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ और लिनक्स मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के बीच के समय को टर्न अराउंड समय कहा जाता है। इस समय का उपयोग कंप्यूटर द्वारा अन्य उपयोगकर्ता के प्रोग्रामों के क्रियान्वयन में किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंधन आवश्यक होता है, क्योंकि कई प्रोग्राम एक साथ मुख्य मेमोरी में उपस्थित होते हैं। इस व्यवस्था में पूरे प्रोग्रामों को मुख्य मेमोरी में न रखकर प्रोग्राम क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हिस्सा ही मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वैपिंग कहते हैं। चौथा, रियल टाइम सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने को महत्व दिया जाता है। इसमें एक प्रोग्राम के परिणाम का दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डाटा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पहले प्रोग्राम के क्रियान्वयन में देरी से दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन और परिणाम रुक सकता है। अतः इस व्यवस्था में प्रोग्राम क्रियान्वयन समय को तीव्र रखा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग उपग्रहों के संचालन, हवाई जहाज के नियंत्रण, परमाणु भट्टियों, वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा, चिकित्सा, रेलवे आरक्षण आदि में किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। पांचवा, एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर के विकास के साथ एकल ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय सीमा या संसाधनों के बेहतर उपयोग को वरीयता न देकर प्रोग्राम की सरलता तथा उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया गया। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एकल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। एकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के सिस्टम में प्रोसेसर द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित किए जाते हैं। इसमें प्रोसेसर अपना कुछ समय सभी चालू प्रोग्राम को देता है तथा सभी प्रोग्राम साथ साथ संपादित होते हैं। इसमें अलग अलग कार्यों की प्रगति का विवरण भी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। यह टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें एक साथ दो या अधिक प्रोसेसर को आपस में जोड़कर उनका उपयोग किया जाता है। इससे कार्य संपादित करने की गति में वृद्धि होती है। इसमें एक साथ दो अलग अलग प्रोग्राम या एक ही प्रोग्राम
के वहाँ क्रियान्वित किया जा सकता है। इसे पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। छठवां, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। इसमें कई उपयोगकर्ता एक ही समय में कंप्यूटर पर स्थित एक ही डाटा का उपयोग तथा उसका प्रोसेस कर सकते हैं। यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 7 आदि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम किसी उपकरण के भीतर स्थित प्रोसेसर के प्रयोग के लिए बना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यह सॉफ्टवेयर प्रोसेसर के भीतर ही रोम में स्टोर किया जाता है। माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, डीवीडी प्लेयर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। आठवां, ओपन क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का केरनेल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है और कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर उसका उपयोग कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी का अधिकार नहीं होता और न ही उपयोगकर्ता द्वारा कोई शुल्क का चुकाना पड़ता है। क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका सोर्स कोड गुप्त रखा जाता है तथा उपयोगकर्ता निर्धारित शुल्क चुकाकर ही इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है। लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल टेलीफोन में प्रयुक्त गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि एप्पल का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल बाइनरी अंकों को 0 तथा 1 ऑन तथा ऑफ को समझ सकता है। बाइनरी अंकों में लिखे निर्देश या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मशीन भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर मशीन भाषा में लिखे प्रोग्राम को समझकर क्रियान्वित कर सकता है, परंतु मशीन भाषा में प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तैयार करना कठिन काम होता है। साथ ही प्रत्येक कंप्यूटर प्रोसेसर की अपनी एक अलग मशीन भाषा होती है जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करती है। इससे बचने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया जाता है तथा इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। उच्च स्तरीय भाषा आम बोलचाल की भाषा में के करीब होती है, अतः इस भाषा में प्रोग्राम तैयार करना अपेक्षाकृत आसान होता है। साथ ही उच्च स्तरीय भाषा प्रोसेसर की कंपनी तथा उसके मॉडल पर निर्भर नहीं करती थी। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार प्रोग्राम को लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित कर किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहलाता है, जबकि ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड कहलाता है। सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न स्तरीय भाषा में एल में लिखा जाता है, जबकि एप्लीकेशन या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा HLL में तैयार किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर, तीसरा इंटरप्रेटर। पहला असेंबलर, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्माता कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा हार्डवेयर या प्रोसेसर के प्रकार पर निर्भर करता है, अतः प्रत्येक प्रोसेसर का असेंबलर प्रोग्राम अलग अलग हो सकता है। असेंबलर सॉफ्टवेयर असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम के सोर्स कोड को मशीन या ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। यह मशीन कोड को एक स्थान पर इकट्ठा करता है
इकट्ठा मतलब असेंबल करता है तथा उसे कंप्यूटर मेमोरी में स्थापित कर क्रियान्वयन के लिए तैयार करता है। असेंबली भाषा, सोर्स कोड, असेंबलर सॉफ्टवेयर, फिर मशीन भाषा, ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर, यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। दूसरा कंपाइलर, यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय भाषा HLL में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। जब सभी गलतियां दूर हो जाती है तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के प्रत्येक निर्देश को मशीनी भाषा निर्देश में संकलित करता है। कंपाइलर पूरे सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कोड में बदलकर उसे मेमोरी में स्टोर करता है, परंतु उसे क्रियान्वित नहीं करता। इसके पश्चात प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस तरह एक बार कंपाइल हो जाने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा, इंटरप्रेटर। कंपाइलर की तरह इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित करता है। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम के प्रत्येक लाइन को एक एक कर लाइन बाय लाइन मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। यह प्रोग्राम के एक लाइन का मशीनी भाषा में अनुवाद कर लेने के पश्चात उसे क्रियान्वित रन या एक्सिक्यूट भी करता है। यदि एक लाइन के क्रियान्वयन में कोई गलती हो तो उसे उसी लाइन में इंगित करता है तथा संशोधन के बाद ही अगली लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। स्पष्टतः इंटरप्रेटर का आउटपुट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम न होकर सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। अतः प्रत्येक बार सॉफ्टवेयर को क्रियान्वयन के दौरान इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का मेमोरी में बना रहना आवश्यक होता है। कंपाइलर की अपेक्षा इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है, चूँकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन कर प्रोग्राम की गलतियों को इंगित करता है। अतः इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम को सुधार करना आसान होता है। उच्च स्तरीय भाषा, सोर्स प्रोग्राम, फिर इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेट एंड एक्सिक्यूट, फिर प्रोग्राम का क्रियान्वयन। यूनिक्स सी भाषा में लिखा जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे किसी नए मशीन में इसका प्रयोग आसान हुआ। चौथा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर। वस्तुतः दोनों कार्य उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलना है, पर कार्य पद्धति के आधार पर दोनों में कुछ अंतर है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर। पहला कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को एक एक लाइन कर अनुवादित करता है। दूसरा कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर सभी गलतियां एक साथ बताता है। दूसरा इंटरप्रेटर एक लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसकी गलतियां बताता है तथा उस दोष के दूर हो जाने पर ही आगे बढ़ता है। तीसरा कंपाइलर प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है पर उसे क्रियान्वित नहीं करता। तीसरा इंटरप्रेटर प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित भी करता है। चौथा कंपाइलर का आउटपुट मशीन भाषा का ऑब्जेक्ट कोड होता है। चौथा इंटरप्रेटर का आउटपुट सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। पांचवा कंपाइलर, एक बार अनुवाद हो जाने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती।
पांचवा, इंटरप्रेटर। प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए सॉफ्टवेयर को प्रत्येक बार इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है, अतः हर बार इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। छठवां, कंपाइलर। अशुद्धियों को हटाने में धीमा होता है। छठवां, इंटरप्रेटर अशुद्धियों को हटाने में तीव्र होता है। सातवां, कंपाइलर संपादन में कम समय लेता है। सातवां, इंटरप्रेटर संपादन में अधिक समय लेता है। कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला एमएस डॉस, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तीसरा यूनिक्स, चौथा लिनक्स। पहला एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यह 1981 में माइक्रोसॉफ्ट व आईबीएम द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। चूँकि इसमें कमांड को कंप्यूटर पर टाइप करना पड़ता है, अतः उपयोगकर्ता को कमांड तथा उसका सिंटैक्स याद रखना पड़ता है। इसके प्रॉम्प्ट में चालू डिस्क का नाम, स्लैश तथा खुले हुए डायरेक्टरी का नाम रहता है। एमएस डॉस एक 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्तमान में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रचलन कम हो गया है, क्योंकि इसके कमांड को याद रखना पड़ता है तथा इसके चित्र और ग्राफ नहीं बनाए जा सकते। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस डॉस की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में विंडोज़ 3.0 जारी किया। बाद में इसके कुछ संशोधित संस्करण समय समय पर जारी किए गए, जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ ME मिलेनियम, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 आदि। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, अतः इसे सीखना और इस पर कार्य करना आसान है। दूसरा, इसमें चित्र, ग्राफ तथा अक्षर के कार्य किए जा सकते हैं। तीसरा, विंडोज़ पर आधारित सभी प्रोग्राम की कार्य पद्धति लगभग समान होती है। इससे एक प्रोग्राम का ज्ञान दूसरे प्रोग्राम में भी उपयोगी होता है। चौथा, यह मल्टीटास्किंग एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक साथ कई प्रोग्रामों को चलाया और उस पर कार्य किया जा सकता है। पांचवा, यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। तीसरा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एनटी। यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया बहुउपयोगकर्ता तथा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह विंडोज़ की तरह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रयोग करता है, पर इसमें नेटवर्क संचार तथा डाटा सुरक्षा की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। यूनिक्स। यह एक बहुउपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका विकास 1910 में बेल लैबोरेटरीज के केन थॉम्पसन तथा डेनिस रिची द्वारा किया गया। यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। नेटवर्क तथा डाटा की सुरक्षा इसकी विशेषता रही। यूनिक्स हाई लेवल लैंग्वेज सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग मुख्यतः वेब सर्वर के लिए किया जाता है। लिनक्स
पांचवा, लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग तथा मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह मुफ्त में उपलब्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास नेटवर्क के प्रयोग के लिए किया गया है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा 1992 में किया गया। लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। इन्होंने 1991 में इसे तैयार कर इंटरनेट पर डाला तथा दुनिया के सभी प्रोग्रामरों से इसके विकास की अपील की। इसके परिणाम स्वरूप लिनक्स का विकास हुआ। आज भी विभिन्न प्रोग्रामरों द्वारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लगातार सुधार किया जा रहा है। यह मुफ्त में उपलब्ध एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हालांकि इसका ट्रेडमार्क अभी भी इसके विकासकर्ता लिनक्स टोरवाल्ड्स के पास है। लिनक्स का सोर्स कोड सबके लिए खुला है, जिसमें किसी भी प्रोग्रामर द्वारा सुधार किया जा सकता है। लिनक्स एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स का पहचान चिन्ह मैस्कोट टक्स नामक पेंगुइन टक्स द पेंगुइन है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लोकप्रियता को देखते हुए सन 2000 में कंप्यूटर निर्माण की कुछ शीर्ष संस्थाओं ने जीनोम का पूरा नाम GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट फाउंडेशन की स्थापना की, जो मुक्त व ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के विकास में सहयोग देता है।